हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। आप लोग का जो चैप्टर है जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें जस्ट हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां कौन कौन से दोष थे, ये सारी चीजें। तो आप लोगों को जस्ट उससे भी पहले एक टॉपिक पढ़ाए थे जिसका नाम था एनोड रे और कैथोड रे। उसमें आप लोगों को एक छोटा सा कहानी याद होगा कि एक छोटा सा एक लड़का रहता है जिसका नाम है गोल्डस्टीन। वह एक नया पार्टिकल का खोज करता है जिसका नाम है प्रोटॉन रखा जाता है, लेकिन वो उसको समझ नहीं आता है कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। इसलिए वो भागल पराई लेकर के भाग जाता है रदरफोर्ड के पास। और रदरफोर्ड कौन सी करता है, इसका नाम सबसे पहले प्रोटॉन रख देता है। और प्रोटॉन जब रख देता है ना, तो प्रोटॉन रख देता है तो इसलिए अपने बुक में लिख देता है कि प्रोटॉन का जो रिसर्च है वह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। लेकिन दरअसल में हकीकत क्या है, हकीकत बात यह है कि एक्चुअली में प्रोटॉन का जो खोज है वह गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर गोल्डस्टीन के साथ ना बहुत भारी अन्याय हुआ था। इसलिए गोल्डस्टीन जो था ना, एकरा संपर्क में एक बड़ा बढ़िया साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोर। वह बोर के पास भागल भागल गया और बोलता है कि देखिए फूफा, बात ऐसा है कि एक हम नया पार्टिकल का खोज किए हैं जिसका नाम जो है प्रोटॉन, वह खाली रदरफोर्ड हमको ना समझ में था कि इसका नाम क्या रखा जाए। और रदरफोर्ड के पास जैसे हम गए हैं, इसके पास फूफा एक नाम बता दिए इसका नाम क्या है, तो रदरफोर्ड खाली एक नाम बता दिया है कि एक नाम प्रोटॉन रखा जाएगा। तो अपने बुक में दो करके लिख दिया कि इसका रिसर्च जो है वह रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन यह गलत है। तो यहाँ पर बोर कहता है कि तोरा साथ बहुत बड़का अन्याय हुआ है। इस प्रकार से जो बोर है वह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में एक और बुझा के कमियां निकाल लेता है, जिसके चलते रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को छोड़ देता है। साइंटिस्ट बोलते हैं भाई, जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आप कमियां निकाल दिए हैं तो आप अपने में से बताइए सोल्यूशन क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए बोर ने परमाणु मॉडल बनाया। अब बोर परमाणु मॉडल बनाया तो सब कुछ तीखा सवाल था इसी से रदरफोर्ड से, जो आप लोगों को पिछले लेक्चर में आप लोगों को मिल चुका है, ये आप लोग जानते हैं। अगर नहीं देखा होगा तो पिछले लेक्चर जाकर के प्ले लिस्ट से आप लोग देख लीजिए, वहां पर सारा उपलब्ध है। तो देखिएगा बाबू, बोर का जो परमाणु मॉडल है, जब पूरा साइंटिस्ट के सामने बोर परमाणु मॉडल बना तो सारे साइंटिस्ट को लगना पड़ा कि बाप रे कौन बड़का साइंटिस्ट आ गया जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ही कमी निकाल दे रहा है। तो सारे साइंटिस्ट बोले बोर का परमाणु मॉडल आने से सारे साइंटिस्टों में इकट्ठा हल्का मच गया है। भाई ये कौन सा साइंटिस्ट आ गया मार्केट में जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां निकाल दिया। इसके बाद से ये कौन सी किया ना, बोर का इतना ज्यादा मार्केट में नाम होने लगा कि ये उड़ने लगा। अभी कुछ चीजें परमाणु मॉडल बनाते समय कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल दिया और कुछ चीजें ना भौखौती बोल दिया, इसीलिए बोर के परमाणु मॉडल में कमियां आ गया, याद रखिएगा। तो बोर के परमाणु मॉडल सबसे पहले 1913 ईस्वी में दिया गया था। अब बोर के परमाणु मॉडल का पूरा जो जिक्र है हम लोग पिछला लेक्चर में कर लिए थे। अब बोर को लगा ना भाई हमारा नाम इतना ज्यादा चल रहा है, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल बनाते समय वो बहुत सारा गलतियां कर देता है। जो बोर के परमाणु मॉडल में वो हकीकत था ही नहीं, जब लैब में चेक किया था तो बोर का परमाणु मॉडल में कोई कमियां निकल जाता है, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए बहुत वीवीआई है, याद रखिएगा। सेकेंड ईयर के एग्जाम में आईएससी में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 से 3 वो, और दूसरा क्वेश्चन ये 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में, आईएससी के बोर्ड में पूछा जाएगा कि बोर के परमाणु मॉडल के लिमिटेशन, दोष, कमियों, विसंगतियों को लिखे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, जब बोर परमाणु मॉडल बनाया तो बोर के परमाणु मॉडल में कहीं भी ध्यान दीजिएगा, ये आप जानते हैं एटम है। एटम के बीच में एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं एटम का न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस में आप लोग जानते हैं इसमें 2 तरह के पार्टिकल होते हैं जिसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। इसके चारों तरफ जो होता है वह वृत्ताकार रास्ता होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। यही वह वृत्ताकार रास्ता है बाबू जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस वृत्ताकार रास्ता का नाम सबसे पहले बोर के द्वारा ऑर्बिट रखा जाता है। और यह भी बताता है कि यहाँ पे 4 वो यहाँ पर बाबू ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट का नाम हम लोग रख देते हैं जैसे कि 1 2 3 4। इसमें देखिएगा 2 ऑर्बिट के बीच में खाली जगह होता है। इस खाली जगह को सबसे पहले बोर के परमाणु मॉडल में ही इसका नाम sp-d-f 4 गो सबसेल रखा जाता है। बाद में रिसर्च होता है कि ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन पाया ही जाता है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन पाया ही जाता है, साथ ही साथ अच्छा आप लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला बताए थे 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का मतलब होता है पहले ऑर्बिट रखिएगा तो 2 आ जाएगा, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूर रखिए तो 2 के स्क्वायर 4 4 दूनी 8। दूसरा का ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 होता है। यहाँ पर 2 रखिए तो 4 4 दूनी 8, तो 1 2 यहाँ पर 3 ले लीजिए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 ही वो रहता है। तीसरा ऑर्बिट में देखिएगा जैसे यहाँ पर 3 रखिएगा तो 3 के स्क्वायरिंग 9 हो जाता है, 9 गुना 18, मतलब तीसरा ऑर्बिट में बाबू 18 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 किलो इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा देखिएगा चौथा जो ऑर्बिट है, जैसे यहाँ पर 4 के स्क्वायरिंग करें तो 16 16 दूना 32 32 के इस पर इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 को इलेक्ट्रॉन होता है। जब गहरा रिसर्च करता है बोर तो पता है कि ये जो ऑर्बिट है, दो ऑर्बिट, इन दोनों ऑर्बिट के बीच में खाली खाली ये जगह है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब रिसर्च करता है तो 4 गो ऑर्बिटल का पता लगाता है। बाबू ये जो 2 गो ऑर्बिट के बीच में जो खाली खाली जगह है इसको हम सबसेल पढ़ते हैं। ये बात सबसे पहले बोर ने बताया था। तो सबसेल की संख्या 4 होती है, जिसका नाम हम लोग SPDF रखते हैं। एक और ट्रिक बताए थे, दो उसमें 12 प्लस के 1 होता है। ये सारा सारा डाटा जो होता है बोर ने बताया था, जो हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप 0 रखिएगा तो ये 2 हो जाएगा, मतलब कि इस सबसेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अच्छा P में जैसे यहाँ पे 1 रखिएगा तो 3, ये हो जाएगा 3 और 3 और 6, तो P पर 6 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। D जो सबसेल है, एकरा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो एकरा पर 10 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर 2 रखिए तो 2 ने 4 4 5 5 2 10 हो गया। तो 1 पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो जैसे यहाँ पर 4 रखिए तो 4 गुना 8 9 9 गुना 18 हो गया। यहाँ पर 14 हो गया। 14 कितना रखिएगा? यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो 3 3 और 3 और 6 6 7 7 9 14 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो F सबसेल पर 14 इलेक्ट्रॉन, D पर 10 गो, P पर 6 गो, S पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये सारा का सारा जो वैल्यू है यह सबसे पहले बोर के द्वारा बताया गया था। बोर जितना चीज बताया परमाणु के बारे में ओकरा बोर का परमाणु मॉडल कहा दिया गया। ये भी आगे देखिएगा, दो गो ऑर्बिट के बीच में जो खलिका जगह है, एक का सबसे पहले उन्हें सबसेल रखा। सबसेल 4 होता है जिसका नाम SPDF रखा। बोर ने परमाणु मॉडल बनाने के लिए तो बना दिया, लेकिन एक नाम इतना ज्यादा मार्केट में होने लगा कि ये सारे साइंटिस्ट एक करके बोर का परमाणु मॉडल के नाम से विख्यात हो गया। इसीलिए बोर का परमाणु मॉडल बनाते समय बोर जो कुछ कुछ बातें 10 काठा भी बोल दिया, जिसमें ये देखिएगा जिसके चलते बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ गया। अब कमी आ गया तो बोर ने क्या क्या नहीं बताया, तो ध्यान दीजिएगा। बोर जब परमाणु मॉडल बनाया तो वह जो देखिएगा नाभिक का संरचना कैसा होता है, यह न्यूक्लियस कैसा होता है, गोलाकार होता है या मान लेते दीर्घवृत्ताकार होता है, इलिप्स के टाइप का होता है या इलिप्टिकल होता है या मान लेते हैं पैराबोला के आकार का होता है, ये सर्कुलर होता है। इसके आकृति के बारे में बोर के परमाणु मॉडल में बिल्कुल नहीं बताया गया था, जिसके चलते बोर के परमाणु मॉडल में कमी आ गया। तो याद रखिएगा नाभिक जो होता है ना, उसकी आकृति कैसे होती है, गोल होती है कैसे होती है, इसके बारे में बोर के परमाणु मॉडल में बिल्कुल भी चर्चा नहीं किया गया था, जिसके चलते बोर के परमाणु मॉडल में साइंटिस्टों ने मिलकर कमियां निकाल दिया। सेकंड देखिएगा, ये देखिएगा जब बोर परमाणु मॉडल बनाया तो ये पूरा परमाणु मॉडल ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु का चयन किया था। तो एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु को लेकर के बोर परमाणु मॉडल बना दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 गो, 5 गो अनगिनत इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु पर जब बोर के परमाणु मॉडल को जब दोहराए चेक किया गया तो बोर का परमाणु मॉडल वहां पर काम ही नहीं कर रहा था। बोर का परमाणु मॉडल पूरा तरह से गलत ठहरा, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ गया। क्योंकि बोर का परमाणु मॉडल उन्हीं परमाणु में काम करेगा बाबू जिसके पास इलेक्ट्रॉन मात्र एक ही होता है, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल गलती हो गया। क्योंकि बोर के परमाणु मॉडल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु का जिक्र किया गया था, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम आयन Na+1, लिथियम आयन Li के पावर +2, इसीलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ गया। देखिए बाबू, अब बोर ये बता दिया था कि 2 गो ऑर्बिट के बीच में जानी खलिका जगह एक हम सबसेल बोलते हैं, और एकरा में इलेक्ट्रॉन रहता है 2 गो, 6 गो, 10 गो, 14 गो। अब यह इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, कैसे रहता है, उसकी स्थिति कैसे होती है, दिशा किधर होती है, एक बारे में बोर के जरूरत नहीं बताया गया था। बाद में पता चला कि जो ये ऑर्बिट होता है ना, एक में पतली पतली रेखाएं होती है, इन्हीं पतली पतली रेखाओं पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इन पतली पतली रेखाओं के बारे में ना कमियों को बोर के परमाणु मॉडल में जिक्र नहीं किया गया था, इसीलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ गया। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है, तो इस पतले पतले रेखाओं के बारे में बोर के परमाणु मॉडल में जिक्र नहीं किया गया था। इनकी तीव्रता कितनी होती है, इनकी दिशा कितनी होती है, किनकी, इलेक्ट्रॉन की, किसमें, सबसेल में। सबसेल में इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होती है, वह उसकी दिशा कैसी होती है, उसकी स्थिति कैसी होती है, उसकी तीव्रता कितना होता है, वेग कितना होता है, चाल कितना होता है, बोर के परमाणु मॉडल में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था, जिसके चलते बोर के परमाणु मॉडल में कमी आ गया। आगे देखिएगा बाबू,
बोर बोला था कि परमाणु जो होता है ना बहुत छोटा होता है, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, मतलब कि वह रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि सारा का सारा रिएक्शन परमाणु के चलते ही होता है, बिना परमाणु का कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर हमको कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में मिला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और आप जानते हैं कार्बन एक प्रकार का परमाणु है। अब बोर कौन से बोला था कि परमाणु कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। जब बाद में रिसर्च किया गया तो बिना का परमाणु के रिएक्शन बनता ही नहीं था, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमी निकाल दिया गया कि बोर बोला था भाई ये तो केमिकल बॉन्डिंग है, रासायनिक बंधन बनाने में कोनो हाथ नहीं है इलेक्ट्रॉन के, ये मान लेते हैं परमाणु के, लेकिन सारा का सारा रिएक्शन परमाणु से ही बनता था, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पर कमी आ गया, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसको देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बाद में पता चला। ये पता चल गया कि मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन का वैलेंस तो निकाल लीजिए 1s2 2s2 2p2 एक परमाणु संख्या होता है। तो देखिएगा जब बोर परमाणु मॉडल दिया ना तो उसमें पूछा गया कि आपने तो बताया कि सबसेल चार्ज होता है, तो बताइए कि किसी भी एलिमेंट में कितना कितना सबसेल होता है और वो कौन कौन सबसेल होता है। बोर के परमाणु मॉडल में इसका जिक्र नहीं किया गया था, इसीलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमियां निकाल दिया गया, क्योंकि बोर का परमाणु मॉडल में ये बताया गया था सिर्फ कि सबसेल होता है। ये सब ठीक है, अब ये हाँ समझ में आ गया होगा, ताकि कमेंट करिएगा, प्लस में आगे भी कंटिन्यू बने रहिए। ध्यान दीजिए, अब इसमें जो सबसेल होता है बाबू, ये सबसेल जो होता है 4 होता है, और कौन एलिमेंट में कितना सबसेल होता है बोर के परमाणु मॉडल में इसमें जिक्र नहीं किया गया था। जो भी डाउट होगा वहां पर नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और कमेंट आपको देखा जाएगा, फिर से करके समझा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोर का परमाणु मॉडल में नहीं बताया गया था, क्योंकि बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ 4 सबसेल बताया था, लेकिन कौन एलिमेंट में कौन सबसेल होता है इसके बारे में बोर का परमाणु मॉडल नहीं बताया गया था, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमियां निकल आया। तो याद रखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा नहीं करता है, वर्णन नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। आगे देखिए बाबू, बोर जब परमाणु मॉडल दिया था तो बोल दिया था कि परमाणु का जो नाभिक होता है, एक चारों तरफ जो वृत्ताकार रास्ता होता है कक्ष बोलते हैं, यह जो कक्ष होता है वृत्ताकार होता है। कक्ष होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, लेकिन बाद में पता चला कि जो कक्ष होती है बाबू वह भिन्न भिन्न आकृति का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये मान लेते हैं कि ये एटम का न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन है, एक चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है ये गोलाकार भी हो सकता है। बाद में साइंटिस्टों ने पता लगा कि ये जो ऑर्बिट होता है यह इलिप्टिकल के आकार का हो सकता है, दीर्घ वृत्ताकार हो सकता है, ऐसे भी एक आकृति हो सकता है। या मान लेते हैं ये परमाणु है, परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये ऐसे भी आकृति का हो सकता है ऐसे। लेकिन इस बारे में बोर के परमाणु मॉडल में थोड़ा सा भी चर्चा नहीं किया गया था। बोर ये बोला था कि बोर जो ऑर्बिट होता है वह सिर्फ जो होता है वह अस्फेरिकल होता है, लेकिन बोर ये नहीं बोला था कि बोर का जो ऑर्बिट होता है वह इलिप्टिकल भी हो सकता है, दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है। तो याद रखिएगा ऑर्बिट की आकृति कैसी होती है, ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, इसके बारे में बोर का परमाणु मॉडल में तुमको भी जिक्र नहीं किया गया था, जिसके चलते बोर का परमाणु मॉडल में कम ही आ गया। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये गति करता रहता है, इमेजिंग कर लीजिए सर, ये है परमाणु का नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसके चारों तरफ ये वृत्ताकार रास्ता होता है, वृत्ताकार रास्ता होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। बोर बोला था कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही पर चक्कर लगाता रहता है तो यह लाइनियर गति करता है, मतलब सर्कुलर गति करता रहता है, इसमें सर्कुलर यानी वृत्त के रूप में गति करता रहता है। लेकिन बाद में देखिए एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम है आइंस्टीन, वह जो पता लगाता है तो पता लगाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इसमें वेव बनाते हुए चक्कर लगाता है, वेव बनाते हुए चक्कर लगाता है। तो बोर के परमाणु मॉडल में जब रीचेक किया गया और पूछा गया कि आपने तो बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह सर्कुलर गति करता है, एक ही रास्ते पर एक ही दिशा में गति करता है, लेकिन जब बाद में पता चला तब ये पता चला कि ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह जो होता है वेव बनाते हुए चलता रहता है। यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक पार्टिकल है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में भी ऑर्बिट पर चलता रहता है। इसीलिए बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोला गया था, पार्टिकल को वेव नहीं बोला गया था, बाद में वेव के बारे में पता चला। इसलिए याद रखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पर गलत ठहर जाता है। आगे देखिए बाबू, बोर जब परमाणु मॉडल बनाया ना तो यह बोल दिया था कि परमाणु का जो ऑर्बिट होता है, जो कक्ष होता है वह स्थिर होता है, मतलब कि ऑर्बिट जो होता है ना अपने जगह पर होता है, वो घूमता नहीं है, गतिशील नहीं है। लेकिन बाद में देखिएगा बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है समरफेल्ड, एक का नाम है समरफेल्ड, जीमैन, स्टार्क, बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जो ये पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऑर्बिट भी हमेशा गतिशील रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल में ऑर्बिट को स्टेबल बोला गया था, अस्थायी बोला गया था, गतिशील नहीं बोला गया था। बाद में पता चला कि ऑर्बिट जो होता है वह गतिशील भी होता है, इसीलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमियां आ गया। आगे देखिएगा,
देखिएगा बोर का जो परमाणु मॉडल है बाबू, यहाँ पर हाइजन के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। हाइजन हाइजन है हेंसबर्ग के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। हेंसबर्ग एक साइंटिस्ट है जो सबसे पहले यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वह आंतरिक कक्षा से कूद करके बाहरी कक्षा में जा सकता है और बाहरी कक्षा से कूद करके आंतरिक कक्षा में आ सकता है। इस द्वारा जब इलेक्ट्रॉन बाहर से कूद करके भीतर आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और जैसे ही भीतर से कूद करके बाहर जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। इस बारे में बोर के परमाणु मॉडल में विस्तार से जिक्र नहीं किया गया था, इसीलिए ये सारी बात ना हेंसबर्ग बाद में बताया, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ गया। याद रखिएगा था, बोर का परमाणु मॉडल हेंसबर्ग के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, ये देखिएगा सर, बोर जब परमाणु मॉडल बनाया था तो उसने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ना 2 डायमेंशन में गति करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, या वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ये सिर्फ ना 2 डायमेंशन में गति करने के लिए बोला था, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बोला था, तो इसलिए 2 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन की गति करने के बारे में जिक्र किया गया था। जब इसके बाद से देखिएगा एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है समरफेल्ड, वो आता है तो देखता है कि इलेक्ट्रॉन जो है तीनों डायमेंशन गति कर सकता है। तीनों डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में केवल गति करने के लिए वो सक्षम है, उसकी कोई दिशा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किधर भी वो गति करने के लिए सक्षम है। तो इसीलिए जब यहाँ पर जब समरफील्ड चेक करता है कि इलेक्ट्रॉन को यह बोल दिया था कि एक ही दिशा में गमन करता है, जब इलेक्ट्रॉन को चेक किया गया तो इलेक्ट्रॉन को पता चला कि वो किसी भी दिशा में गमन कर सकता है, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। तो इसीलिए यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ गया, क्योंकि बोर का परमाणु मॉडल में ये बोला गया था इलेक्ट्रॉन 2D में मोशन करता है, गति करता है, लेकिन बाद में पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D में भी गति कर सकता है। इसलिए ये जो समरफेल्ड है, जो समरफेल्ड का नियम है, यह बोर के परमाणु मॉडल का एक्सप्लेन नहीं करता है। मतलब कि बोर का परमाणु मॉडल समरफेल्ड के नियम का पालन नहीं करता है, इसके आज्ञा का पालन नहीं करता है, इनके नियम का उल्लंघन करता है, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ गया। आगे देखिएगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा, जब किसी एटम को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रख दीजिए, विद्युतीय क्षेत्र मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे इमेजिन कर लीजिए कार्बन है, अब कार्बन है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन होगा, तभी हम लोग देखेंगे कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर देखिएगा 2p2 है, तो 2p2 है। जब इसको किसी बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रख दीजिएगा, इस कार्बन को उठा लीजिए, कार्बन को उठा करके जैसे ही किसी विद्युतीय क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र हो गया, ये पूरा का पूरा विद्युतीय क्षेत्र हो गया बाबू, जैसे ही विद्युतीय क्षेत्र में रखिएगा कार्बन ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वह ताना जाता है। ताना आने का मतलब हो गया कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक तरफ तान आ जाता है, तान आने के बाद इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है फट जाता है, टूट जाता है, एकरा में से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी इलेक्ट्रॉन एकरा में से निकल जाता है। यह बात जो है सबसे पहले बोर का परमाणु मॉडल में किया ही नहीं गया था, जिसके बाद से एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है जीमेन, ये जीमेन के नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करता है कि जब किसी परमाणु को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जीमेन यह बात बताए कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर यह प्रभाव पड़ेगा कि यदि विद्युतीय क्षेत्र बहुत स्ट्रांग होता है तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है टूट जाएगा, जिसके चलते इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, जिसके चलते उस एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस बात को जीमेन बाद में बताया, जिसके पालन बोर का परमाणु मॉडल बिल्कुल नहीं करता है। इसलिए जीमेन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव का व्याख्या जो होता है बोर का परमाणु मॉडल में नहीं किया गया था, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ गया। याद रखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल में यह भी देखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल में देखिएगा इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में नहीं बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी, इसीलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ गया। ये बाबू बोर का परमाणु मॉडल में ये सारी कमियां हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि बोर का परमाणु मॉडल निम्नलिखित में किसके नियम का पालन नहीं करता है, तो याद रखिएगा ओकरा में ऑप्शन एगो समरफील्ड रहेगा, एगो रहेगा जीमेन, एगो स्टार्क रहेगा, इन तीनों नियमों का पालन नहीं करता है। कोई क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में बोर के नियम में क्या संभव नहीं था, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होती है, कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पर काम नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन आपका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोर का परमाणु मॉडल कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1923 में दिया गया था। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू कि बोर का परमाणु मॉडल क्यों आया, तो बाबू रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां निकल गया था, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल आया। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोर के परमाणु मॉडल में ऑर्बिट को कैसे बताया गया है, तो बोर के परमाणु मॉडल में ऑर्बिट को स्टेबल बताया गया, जो बाद में गलती ठहर गया। आगे बता दिया जाएगा कि बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक कण है, पार्टिकल है, जो बाद में पता चला कि कण नहीं है, एक प्रकार का वेव है जो वेव के रूप में भी गतिशील होता है।
ठीक है, तो ये सारा हो गया बाबू। अगर हमसे पूछ देगा बोर का परमाणु मॉडल के कमियों को लिखे, तो आप ऐसे लिखिएगा कि बोर का परमाणु मॉडल जो होता है वह नाभिक की संरचना के बारे में व्याख्या नहीं करता है। दूसरा, बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु के लिए ही लागू होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम आयन, लिथियम आयन। आगे, बोर का परमाणु मॉडल जो होता है स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में जिक्र नहीं करता है। आगे, बोर का परमाणु मॉडल जो होता है रासायनिक बंधन के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया। आगे देखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा नहीं किया था। आगे देखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल में ऑर्बिट को अस्फेरिकल बताया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि ऑर्बिट जो होता है भिन्न भिन्न आकृति और भिन्न भिन्न आकार का हो सकता है। आगे देखिएगा, बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बताया गया था, लेकिन बाद में आइंस्टीन आता है तो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह वेव बनाते हुए भी गति कर सकता है। आगे देखिए, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल में कमी आ गया। बोर का परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग या हेंसबर्ग के नियम का यह सिद्धांत का पालन नहीं करता। ये हेंसबर्ग पढ़िएगा, हेंसबर्ग के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। हेंसबर्ग, एक नाम पढ़ेंगे हेंसबर्ग, BERG, ठीक है। हेंसबर्ग के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन को जो होता है वह गतिशील माना गया था, 2D में गतिशील माना गया था, लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 3D में गतिशील होता है। आगे देखिएगा, जो बोर का परमाणु मॉडल है वह समरफील्ड के नियम का पालन नहीं करता है। आगे देखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल जीमेन प्रभाव या स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। ये सारा बोर के परमाणु मॉडल में कमी हो गया, जिसके चलते बोर का परमाणु मॉडल को पूरा तरह से छोड़ दिया गया। जिन जिन कमी आया था उन्हीं कमियों के चलते। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।